गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में फिज़िकल इक्विलिब्रियम के बारे में कि किस प्रकार से वो भी ला शीतलय नियम का प्रयोग करते हुए हम उनके जो दाब या ताप बढ़ाने से जो साम्यावस्था में परिवर्तन आता है उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि फिज़िकल इक्विलिब्रियम जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी घटित होता है, जैसे कि H2O सॉलिड और H2O लिक्विड के बीच में, अर्थात इसमें आप देख रहे हैं कि H2O सॉलिड का मतलब है आइस और लिक्विड का मतलब है आइस और वाटर के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, दैट इज़ फिज़िकल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से यदि वाटर और वेपर के बीच में लिया जाए तो ये भी एक प्रकार का फिज़िकल इक्विलिब्रियम है। तो जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये देखा गया कि यदि बर्फ़ का गलनांक जो है दाब बढ़ाने से घटता है, जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे गलनांक का मान कम होता है। परंतु ये केस जो है केवल बर्फ़ के केस में ही है। यदि बर्फ़ के अतिरिक्त अन्य ठोस लेते हैं तो उसमें गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट दाब बढ़ाने से भी बढ़ता है। दूसरा बात है कि जैसे जल है, जल का क्वथनांक, जल का बॉइलिंग पॉइंट दाब बढ़ाने से बढ़ता है। तो ये भी ला शीतलाय के नियम का उपयोग करके इन साम्यावस्थाओं को समझाया जा सकता था कि क्यों जो है दाब बढ़ाने से क्वथनांक के मान में परिवर्तन आता है। अब मैं बात करूँगी फिज़िकल, जब किसी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को किस प्रकार से बताया जा सकता है। तो इसमें देखिए आप, इसे बोलते हैं वॉन-हाउस आइसोथर्म। ठीक है, वॉन-हाउस आइसोथर्म को बताने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, इस इक्वेशन में N1 मोल ऑफ A जो है वो N2 मोल ऑफ B से रिएक्ट कर रहा है और M1 मोल ऑफ C और M2 मोल ऑफ D जो है बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। इस अभिक्रिया के दौरान जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार से बताया जाएगा। तो ये देखा गया कि जो रिएक्शंस जिनमें कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन माइनस में होता है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं, स्वतः होने वाली रिएक्शन होती हैं। तो इसको डिराइव करने के लिए अब हम एक एक स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जो हम थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन देखेंगे वो है आपका डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, जिसमें कि एस जो है एंट्रोपी है और डी टी चेंज इन टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम है और डी पी चेंज इन प्रेशर है। ताप में परिवर्तन को डी टी से बताएंगे और डी पी को दाब में परिवर्तन से बताया जाता है। अब यदि अभिक्रिया जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, स्थिर ताप पर हो रही है, अर्थात dt का मान क्या है, 0 है। ऐसी स्थिति में यदि इसको आइडियल गैस इक्वेशन लगाई जाए तो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी में v के मान को कैसे रिप्लेस करेंगे। आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है और यदि एन का मान 1 है तो पी वी इज इक्वल टू आर टी के बराबर हो जाएगा। और यदि वी का मान ज्ञात करेंगे तो वो आर अपॉन पी इंटू टी के बराबर होगा। इसको हम आगे इक्वेशन में सेट करेंगे। तो ये डी जी इज इक्वल टू आर टी अपॉन
RT/P इंटू dP के बराबर होगा। ये देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन किया गया। इंटीग्रेशन करने पर देखिए, इंटीग्रेशन किया गया। इंटीग्रेशन करने पर अब हमारे पास में जो निकल कर आया है वो G इजिकल टू RT ln P प्लस C के बराबर है, जहाँ C जो है वो कांस्टेंट है, जिसे कि समाकलन स्थिरांक या इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब यदि P का मान 1 रखा जाए, मतलब कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा जाए, तो उस स्थिति में G का मान G0 के बराबर हो जाएगा। और G0 जो है वो क्या है? मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा है। G0 का मान अर्थात मानक अवस्था में जो फ्री एनर्जी होती है उसके बराबर होता है, जबकि प्रेशर का मान 1 एटमॉस्फेरिक हो। तो इस स्थिति में यदि A, B और C, D इन चारों के लिए यदि मानक मुक्त ऊर्जा का मान दिया जाए तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, परंतु एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यदि पार्शियल प्रेशर का मान जो है PA, PB और PC और PD है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो फ्री एनर्जी चेंज है उसको किससे बताया जाएगा? GA, GB, GC और GD से बताया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है प्रेशर के मान में के साथ उसकी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन में भी अंतर आता है। अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने समीकरण में लिखा है कि N1GA इजिकल टू मानक अवस्था में जो उसका मान है उसके बराबर प्लस N1RT ln PA के बराबर होगा। सभी के लिए पहले निकाल लिया जाएगा। N1GA का मान कितना है, फिर N2GB का मान, M1GC का मान और M2GD का मान, ठीक है। अब हम इसको जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो किसके बराबर होगा? समेशन ऑफ G प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ G रिएक्टेंट, मतलब कि जो प्रोडक्ट के जो कुल ऊर्जा का मान है उसमें से रिएक्टेंट की ऊर्जा के मान को माइनस कर दिया जाएगा, तो हमें कुल जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है डेल्टा G0 उसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करी है और उससे जो है हमें क्या प्राप्त हो रहा है? M1G0C प्लस M2G0D माइनस N1G0A माइनस N2G0B प्लस RT ln PC M1 इंटू PD M2 डिवाइडेड बाय PA टू द पावर N1 इंटू PB टू द पावर N2, जो ये जो है इसका मान KP के बराबर है। तो इसको हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब हमारे पास में जो इक्वेशन बनकर आ रही है वो आ रही है कि यदि हम बात करें साम्यावस्था की, जिसमें कि डेल्टा G जो परिवर्तन है वो किसके बराबर है? कुल परिवर्तन जो है वो 0 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ 0 ले लेंगे और इजिकल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln KP के बराबर होगा, या माइनस डेल्टा G0 इजिकल टू RT ln KP के बराबर होगा, जिसे मैंने इसमें लिख दिया है। जो हमारा वॉन हॉफ्स आइसोथर्म इक्वेशन बनी वो क्या बनी? माइनस डेल्टा G इजिकल टू RT ln KP माइनस RT ln PC टू द पावर M1 इंटू PD टू द पावर M2 अपॉन PA टू द पावर N1 इंटू PB टू द पावर N2। तो इसे कहा जाता है वॉन हॉफ्स आइसोथर्म, वॉन हॉफ्स समतापी समीकरण। तो ये भी आपको डिराइव करने के लिए कभी कभी एग्ज़ाम में
पूछा जा सकता है। तो ये हो गया समीकरण। अब इसके जो डेल्टा जी की वैल्यू के साथ किसी भी अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी उसको भी बताया जा सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा जी ज़ीरो का मान यदि पॉजिटिव होता है तो ऐसी स्थिति में लॉग के पी या के सी का मान 1 से कम होता है और रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो अग्र अभिक्रिया धीमी होती है और प्रतीप अभिक्रिया तीव्र होती है। वहीं यदि डेल्टा जी का मान नेगेटिव में हो तो ऐसी स्थिति में के पी और के सी का मान 1 से अधिक होता है, या हम यदि रिएक्शन की बात करें तो अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी और बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होगी, मतलब कि साम्यावस्था पर उत्पाद की सांद्रता अधिक होगी और अभिकारक की सांद्रता कम होगी। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था वो फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जिसे कि वॉन्टॉफ्स आइसोथर्म द्वारा बताया जाता है और उसकी क्या प्रासंगिकता है उस पर था। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लूँगी उसमें हम रिएक्शन आइसोकोर किस प्रकार से निकाला जा सकता है उस पर हम डिस्कस करेंगे।